नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृश्य आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में। मेरा नाम है मनीष। हाल ही में गुजरात में चांदीपुरा वायरस से प्रभावित कुछ मामले सामने आए हैं। चांदीपुरा वायरस बच्चों के लिए विशेष रूप से खतरनाक है और खतरनाक होने का सबसे प्रमुख कारण है कि इसमें मृत्यु दर बेहद ज़्यादा होती है। पहले भी जब इस वायरस के मामले 2003-4 में आए थे तो आंध्र प्रदेश और अन्य राज्यों में मृत्यु दर का बहुत उच्च स्तर पाया गया था। चांदीपुरा वायरस को इसका नाम महाराष्ट्र के एक गांव से मिला है, क्योंकि वर्ष 1965 में सबसे पहले महाराष्ट्र के चांदीपुरा गांव में ही इस वायरस को सबसे पहले पाया गया था। आज इस वायरस पर हम संपूर्ण रूप से चर्चा करेंगे इन फोकस के प्रोग्राम में। सबसे पहले देखते हैं कि इस पूरे टॉपिक के अंतर्गत हमारी चर्चा की सामान्य पक्ष क्या रहने वाले हैं। सबसे पहले खबर को विस्तार से जानेंगे, फिर देखेंगे कि चांदीपुरा वायरस, जिसको CHPV के नाम से भी संबोधित करते हैं, ये संक्रमण इसका क्या है और किस तरह से ये संक्रमण फैलता है, इस संक्रमण के लक्षण क्या है, यानी चांदीपुरा वायरस से अगर कोई पीड़ित हो जाता है तो उसके लक्षण क्या है, इसका प्रबंधन किस तरह से किया जा सकता है, अगर संक्रमण फैल गया तो प्रबंधन करने के तरीके क्या हो सकते हैं, भारत में अब तक इससे सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र कौन से रहे हैं। इस पक्ष को जानने के बाद देखेंगे कि आखिर पिछले कुछ समय से क्या इस रोग के स्वरूप में, नेचर में किसी तरह का परिवर्तन हो रहा है। अंत में आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। ये जो पूरा विषय है यूपीएससी की मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से जुड़ता है, उसके रोग संबंधी खंडों से जोड़ करके आप इसे देख सकते हैं। हम आगे बढ़ें इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, इन प्रोग्राम से आप जुड़ सके, इनका लाभ उठा सके। तो सबसे पहले खबर को विस्तार से जानते हैं और खबर यह है कि हाल ही में गुजरात में पिछले 9 दिनों में 12 बच्चे संदिग्ध रूप से चांदीपुरा वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। इनमें से 6 बच्चों की मृत्यु हो गई है। जैसा कि अभी आपको बताया गया था कि इस वायरस में बहुत ही उच्च स्तर पर मृत्यु दर रहती है, तो आप देख सकते हैं कि 12 बच्चे संक्रमित हुए हैं और 6 बच्चों की मृत्यु हो चुकी है। इस पर नियंत्रण पाने के लिए, इसको नियंत्रित करने के लिए अथॉरिटीज ने कई कदम भी उठाए हैं। जैसे अब तक 4,487 घरों के 18,646 लोगों की जांच की जा चुकी है और क्योंकि इस वायरस का जो फैलाव है, जो संक्रमण है, वो मक्खियों से, मच्छरों की कई प्रजातियों से फैलता है, इसलिए इनको नियंत्रित करने के लिए 2093 घरों में कीटनाशकों का छिड़काव भी किया गया है। 12 मरीजों में से 4 मरीज साबरकांठा जिले से हैं। इसी प्रकार से अरावली जिले से 3 मरीज हैं। 2 मरीज एक मरीज महिसागर से और खेड़ा से हैं। 2 मरीज राजस्थान से हैं और 1 मरीज मध्य प्रदेश से है, जिसका इलाज भी गुजरात में किया गया है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि गुजरात का जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, खास तौर से वहां पर यह बीमारी फैली है, ये वायरस फैला है। तो इस वायरस के बारे में सामान्य जानकारी हासिल करना हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। जो चांदीपुरा वायरस है, ये रेप्डोविरिडे परिवार का एक वायरस है और इसके जो मुख्य वाहक हैं, जैसा कि अभी हमने बताया, सेंड फ्लाई। आप सेंड फ्लाई की एक सामान्य तस्वीर यहां देख सकते हैं। सेंड फ्लाई की कुछ प्रजातियां और साथ ही मच्छरों की कुछ प्रजातियों से खास तौर से फैलता है और साथ ही टिक्स भी इसके वाहक हैं। अगर टिक्स काट लें किसी व्यक्ति को या पालतू जानवरों को तो उससे भी वायरस का संक्रमण फैलता है। सेंड फ्लाई की 2 प्रजातियां मुख्य रूप से जिम्मेदार है इस वायरस के संक्रमण के लिए, इसके फैलाव के लिए। कौन कौन सी प्रजातियां हैं? फ्लेबोटोमाइन सेंड फ्लाई और फ्लेबोटोमस पपटस। इसका जो पपटस का एक आप कह सकते हैं प्रोनाउंसिएशन है, इसका जो उच्चारण है आपको अलग अलग जगह देखने को मिलेगा, अलग अलग जगह पर अलग अलग देखने को मिलेगा, कई जगह पर पपटसाई भी देखने को मिलेगा। तो सामान्य तौर से फ्लेबोटोमस पपटस इसको कहा जाता है। एडिस इजिप्टी जो डेंगू बीमारी के फैलाव के लिए, उसके संक्रमण के लिए जिम्मेदार है, इसके माध्यम से, यानी एडिस इजिप्टी के माध्यम से भी इस बीमारी का फैलाव होता है, संक्रमण का फैलाव होता है और टिक्स के माध्यम से भी होता है। वायरस इन कीड़ों की लार ग्रंथि में, यानी जो सलाइवा होता है उसमें होता है और काटने के माध्यम से मनुष्यों में और पालतू जानवरों में ये फैल सकता है। वायरस के कारण होने वाला जो संक्रमण है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित कर सकता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित कर सकता है और इससे व्यक्ति में इंसेफ्लाइटिस हो सकता है, यानी दिमागी बुखार हो सकता है, जिससे व्यक्ति अंततः कोमा में जा सकता है और उसकी मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए ये बीमारी घातक होती है। अब हम इस बीमारी के लक्षण देखते हैं। शुरू में जो लक्षण होते हैं, अगर कोई चांदीपुरा वायरस से प्रभावित हो जाता है तो शुरुआत में उसके जो लक्षण होते हैं वो फ्लू जैसे होते हैं। जैसे तेज बुखार हो सकता है, शरीर में दर्द हो सकता है,
तेज सिर दर्द भी हो सकता है, साथ ही उल्टियां भी हो सकती हैं, तो उल्टियों जैसे भी लक्षण है। इसके अलावा अगर समय के साथ ये वायरस बढ़ता है, इसका संक्रमण बढ़ता है, तो इससे बॉडी में ऐंठन भी हो सकती है, शरीर में ऐंठन हो सकती है, संवेदी अंगों में परिवर्तन हो सकता है, सीजियोर भी हो सकता है, यानी दौरे भी पड़ सकते हैं, और वायरस बहुत ज्यादा बढ़ने पर एंसेफ्लाइटिस में भी बदल सकता है, दिमागी बुखार में भी बदल सकता है, जो अंततः व्यक्ति को कोमा में भी पहुंचा सकता है, उसकी मृत्यु के लिए भी जिम्मेदार हो सकता है। भारत में जो पूर्वव्यापी अध्ययन है, जो पहले अध्ययन किए गए हैं, उसके माध्यम से पता लगता है कि अगर कोई व्यक्ति इस वायरस से प्रभावित हो जाता है तो उसमें श्वसन संबंधी परेशानियां भी हो सकती हैं। तो श्वसन संबंधी परेशानियां भी के साथ साथ उसमें ब्लीडिंग यानी रक्तस्राव की प्रवृत्ति भी हो सकती है, जिससे व्यक्ति में रक्त हानि होने के कारण, रक्त अभाव होने के कारण एनीमिया भी हो सकता है। तो इस तरह के लक्षणों की भी रिपोर्टिंग पहले किया गया है। कई अध्ययन इस प्रकार से हमारे सामने आते हैं कि इंसेफ्लाइटिस के बाद संक्रमण बहुत तेजी से फैलता है, जिसके कारण अस्पताल में भर्ती होने के 24 से 48 घंटे के बाद मृत्यु, जो मरीज होता है उसकी मृत्यु भी हो सकती है। और मुख्यतः ये जो बीमारी है ये बच्चों में फैलती है, विशेष तौर से 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों तक ये सीमित रहता है। इसलिए बच्चों को मच्छरों से, मक्खियों से और कीट पतंगों से दूर रखना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। ये इसके सामान्य लक्षण थे। इसका प्रबंधन किस प्रकार से किया जाता है? प्रबंधन करने के लिए जरूरी है कि इसका कोई एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी या कोई भी वैक्सीन इसके लिए उपलब्ध नहीं है, इसलिए लक्षणात्मक प्रबंधन किया जाता है, यानी जिस प्रकार के लक्षण हैं उसी तरह की दवाइयां चली जाती हैं और लक्षणों को ध्यान में रखते ही इस बीमारी को दूर करने का प्रयास किया जाता है। यानी अगर किसी व्यक्ति को बुखार है तो बुखार की दवाई दी जाती है, अगर सर दर्द है तो सर दर्द को की दवाई दी जाती है। इसी तरह से अगर ब्रेन इन्फ्लेमेशन है यानी दिमाग में सूजन है तो उसको कम करने का प्रयास किया जाता है, यानी जिस तरह के लक्षण हैं उन लक्षणों के आधार पर ही बीमारी से निपटने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि कोई विशिष्ट एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी या वैक्सीन इसके लिए उपलब्ध नहीं है। मृत्यु दर को रोकने के लिए जरूरी है जो ब्रेन इन्फ्लेमेशन होता है यानी जो मस्तिष्क में सूजन होती है उसको रोकने के लिए प्रभावी प्रयास किया जाए। रोग का विकास कई बार बहुत तेजी से होता है, इस तरह से होता है कि सुबह तेज बुखार हो तो शाम तक वो आपकी किडनी पर, आपके लीवर पर प्रभाव डाल सकता है और जिससे अंततः व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है और कई बार लक्षणों पर नियंत्रण पाना बेहद मुश्किल हो जाता है। इसलिए त्वरित गति से चिकित्सीय सलाह और चिकित्सीय देखभाल की इसके अंतर्गत आवश्यकता होती है। अब हम देखते हैं कि सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र भारत में कौन से रहे हैं। जैसा कि अभी आपको बताया गया था कि इस वायरस की सबसे पहले पहचान कहां पर की गई थी? महाराष्ट्र के एक गांव जिसका नाम चांदीपुरा है, इसी के नाम पर इसका नाम पड़ा चांदीपुरा वायरस। 1965 में जब महाराष्ट्र में डेंगू और चिकनगुनिया की जांच हो रही थी तब इसके मामले हमारे सामने आए थे। बीमारी का अब तक का सबसे बड़ा प्रकोप भारत में वर्ष 2003 और 4 में देखा गया है, जहां पर आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र, उत्तरी गुजरात और आंध्र प्रदेश में लगभग 300 से अधिक बच्चों की मौत हुई थी। गुजरात में वर्ष 2004 में जब ये प्रकोप फैला था, चांदीपुरा वायरस फैला था, तो इससे होने वाली जो मृत्यु की दर थी वो लगभग 78% थी। आप देख सकते हैं कि कितना उच्च स्तर इसमें मोर्टेलिटी का, मृत्यु का है। इसी तरह से आंध्र प्रदेश में वर्ष 2003 में मृत्यु दर जो थी वो लगभग 55% थी। संक्रमण मुख्यतः मध्य भारत तक ही सीमित रहा है। आप कह सकते हैं कि मध्य भारत के प्रति ये बीमारी एंडेमिक है यानी स्थानिक है। सैंड फ्लाई और मच्छरों की इस स्थान पर अधिक संख्या होने के कारण माना जाता है कि इस स्थान पर ही ये बीमारी सामान्य तौर से फैलती है। गुजरात के बारे में कई विशेषज्ञों का ये कहना है कि ग्रामीण क्षेत्र, आदिवासी और परिधीय क्षेत्रों में अक्सर प्रकोप की सूचना पाई जाती है और उसका कारण है कि इन क्षेत्रों में जो सैंड फ्लाई है, जो इस वायरस के फैलाव का, इस वायरस के संक्रमण का एक मुख्य वाहक है, एक मुख्य वेक्टर है, उसकी उपस्थिति के कारण ही ये क्षेत्र ज्यादा प्रभावित रहते हैं। साथ ही इसमें एक मौसम का भी एंगल रहता है, मौसमी पहलू भी है। मौसमी पहलू यह है क्योंकि बरसात के दिनों में इस सैंड फ्लाई बहुत तेजी से फैलती है, उनकी संख्या में बहुत तेजी से वृद्धि होती है, इसलिए जो बरसात के दिन होते हैं उसमें सैंड फ्लाई की आबादी बढ़ने के कारण ये बीमारी फैल सकती है, बहुत तेजी से फैल सकती है। साथ ही विशेषज्ञों का ये भी कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी कच्चे घरों में गोबर की पेंटिंग या गोबर के उपले भी बनाए जाते हैं और इन गोबर की पेंटिंग या गोबर के उपलों पर सैंड फ्लाई, मक्खियां आकर्षित होती हैं इस तरह की चीजों पर। तो मक्खियां इसकी वाहक बहुत तेजी से बन सकती हैं और संक्रमण को बहुत तेजी से फैला सकती हैं।
अगर इसको दूर करना है तो इन कारणों को दूर करना होगा। यानी अगर हम एक आप कह सकते हैं कि इंसेक्ट रेपेलेंट का प्रयोग करते हैं, यानी कीट विकर्षकों का प्रयोग करते हैं, तो हम इस बीमारी से बच सकते हैं। साथ ही हम अपने पूरे कपड़े पहने और फुल बाजू के कपड़े पहने तो इससे मक्खियों से, मच्छरों से और साथ ही कीट पतंगों से हम अपना बचाव कर सकते हैं। इसके अलावा कीटनाशकों का छिड़काव अगर किया जाए और साथ ही अगर कोई प्रभावित हो जाता है इस वायरस से तो बहुत त्वरित गति से चिकित्सीय सलाह ली जाए और चिकित्सीय देखभाल में पहुंचा जाए तो हम इसके हानिकारक प्रभावों से बच सकते हैं। इस तरह के कदम अगर उठाए जाए तो हाल ही में इसके पैटर्न में, इस रोग के स्वरूप में एक परिवर्तन भी देखा गया है। उस परिवर्तन को भी जान लेते हैं। परिवर्तन कहाँ देखा गया है? रोग के लक्षण में और साथ ही रोग वाहकों में, दोनों स्तरों पर देखा गया है। रोग वाहक में परिवर्तन क्यों देखा गया है? क्योंकि सैंड फ्लाई सामान्य तौर से जमीन से 3 फीट से अधिक पर नहीं उड़ती है और इस बार मॉनिटरिंग के दौरान, निगरानी के दौरान ये पाया गया है कि सैंड फ्लाई छतों के साथ साथ अधिक ऊंचाई पर भी पाई जा रही है। तो एक महत्वपूर्ण परिवर्तन ये है। साथ ही जो 6 संदिग्ध मौतें चांदीपुरा वायरस से हुई है उसमें पाया गया है कि 2 ब्रेन हेमरेज की भी, 2 मरीजों के अंतर्गत ब्रेन हेमरेज की भी शिकायत थी, जो कि रोग के लक्षणों में एक नया डेवलपमेंट है, एक नया विकास है। साथ ही नए प्रकोप केंद्र, नए क्षेत्र भी ऐसा माना जा रहा है कि नए क्षेत्र भी इससे प्रभावित हो रहे हैं, जैसे गुजरात के पावागढ़, खेड़ ब्रह्मा और गोधरा जैसे आदिवासी क्षेत्रों में भी मामलों का संदेह है। यानी क्षेत्रों के स्तर पर भी रोग वाहक के स्तर पर भी और साथ ही रोग के लक्षण के स्तर पर भी इसके स्वरूप में थोड़ा सा परिवर्तन देखा जा रहा है। तो इसके बचने के उपाय वही है जो अभी हमने बताए थे कि किस प्रकार से कीट विकर्षकों का, कीटनाशकों का पूरे कपड़े पहन करके और साथ ही त्वरित गति से चिकित्सीय सलाह और चिकित्सीय देखभाल में जाने से इस तरह के लक्षणों से और इस तरह की बीमारियों के हानिकारक प्रभाव से बचा जा सकता है। इससे संबंधित एक प्रश्न देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक सूचना है और सूचना ये कि दृष्टि आईएएस ने हाल ही में 2 महत्वपूर्ण पहल की है और वो पहल ये है कि 2 प्रोग्राम की शुरुआत हुई है, पॉलिटी दिस वीक और इकोनॉमी दिस वीक की। इस प्रोग्राम के, इन दोनों प्रोग्राम्स के माध्यम से हम एक सप्ताह में जितनी भी महत्वपूर्ण राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था की खबरें हैं उनसे संबंधित स्टैटिक पोर्शन पर विस्तार से चर्चा करते हैं इस प्रोग्राम में। पॉलिटी दिस वीक जो प्रोग्राम आता है ये शनिवार शाम को 7 बजे आता है और इकोनॉमी दिस वीक जो प्रोग्राम आता है ये रविवार शाम को 7 बजे आता है। इसी तरह से हम बहुत जल्दी ही एक नए प्रोग्राम की शुरुआत करने जा रहे हैं और संभवतः इसी शुक्रवार से एक और प्रोग्राम आएगा, पर्यावरण, एनवायरमेंट दिस वीक। एनवायरमेंट दिस वीक में भी हम पिछले एक सप्ताह की महत्वपूर्ण पर्यावरणीय खबरों के स्टैटिक पोर्शन पर विस्तार से चर्चा करेंगे और पूरी संभावना है कि इसी शुक्रवार से इस प्रोग्राम की शुरुआत हो जाएगी और ये भी शुक्रवार शाम को 7 बजे आया करेगा, 7 PM पर। तो इन प्रोग्राम को आप अवश्य देखिए और अपनी तैयारी को दुरुस्त करिए और अपने सिलेक्शन की संभावना को बढ़ाइए। आज के टॉपिक से संबंधित एक प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से चांदीपुरा वायरस संक्रमण का या के लक्षण क्या है या हैं? आपके ऑप्शंस हैं बुखार, शरीर दर्द, सिर दर्द, उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।